नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग की यूनिट थर्ड के बारे में, and which is assessment of mental health status. The contents are: what is psychiatric history taking, what is mental health examination, and what is mini mental status examination. First, psychiatry history taking. So what is psychiatry history taking? Psychiatry history taking is the most important part of psychiatric examination. A good history helps considerably to make psychiatric diagnosis and treatment plan. तो साइकेट्रिक हिस्ट्री ट्रेनिंग, जैसे कि हम सब पता है हिस्ट्री टेकिंग है, तो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर जब साइकेट्रिक पेशेंट को एडमिट किया जाने वाला होता है या साइकेट्रिक पेशेंट कोई भी ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोस के लिए आता है तो उस टाइम पे हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, जो कि हमें हेल्प करती है साइकेट्रिक डायग्नोस करने में और उसके अकॉर्डिंग प्लान को तैयार करने में कि उसे क्या ट्रीटमेंट प्लान देना है। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो किसी के भी द्वारा ली जा सकती है, डॉक्टर्स भी ले सकते हैं, नर्सेज भी ले सकती है, और नर्सेज के द्वारा जो भी अगर हिस्ट्री ली जा रही है तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रेजेंट सोर्सेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको हिस्ट्री में कंसिडर किया जाता है। अब हिस्ट्री टेकिंग का फ़ायदा क्या है, क्यों ये हमारे लिए काम आती है और क्यों ये ज़रूरी है लेने के लिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको अपने दिमाग में रखना चाहिए हिस्ट्री टेकिंग लेने से पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, फिजिशियन और मेंटल हेल्थ नर्स शुड एक्सप्रेस कीन इंटरेस्ट इन पेशेंट्स प्रॉब्लम। सबसे पहले जो भी हिस्ट्री ले रहा है, चाहे वो फिजिशियन है या मेंटल हेल्थ नर्स है, जो भी हिस्ट्री ले रहा है उनको अपना एक इंटरेस्ट दिखाना है पेशेंट की प्रॉब्लम में, कि हाँ वो प्रॉब्लम को सुनना चाहते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को सुन के और उसको दूर करना चाहते हैं, और इसलिए वो हिस्ट्री ले रहे हैं। नेक्स्ट, वन शुड नॉट गिव एन इम्प्रेशन दैट ही और शी इन अ हरी। ऐसा आपको बिल्कुल भी अपने बिहेवियर से शो नहीं करना है हिस्ट्री लेते टाइम कि आपको कहीं की जल्दी है, किसी बात की आपको जल्दी है। हिस्ट्री टेकिंग का काम स्पेशली जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनकी हिस्ट्री टेकिंग का काम जो होता है वो बहुत ही पेशेंस वाला होता है, क्योंकि बहुत आराम से और सोच समझ के आपको पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है, हिस्ट्री लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेशेंट की कब स्टेटमेंट बदल जाए, पेशेंट का उस टाइम पे मूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो आप जो हिस्ट्री ले रहे हैं तो को आपको बहुत ही पेशेंस के साथ लेना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री सिर्फ एक दिन का काम नहीं होता है लेना, कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट की हिस्ट्री को लेने में, क्योंकि हो सकता है कि वो एक बार में सारी बातों को ना बताए, तो आपको थोड़ा उसको टाइम देना पड़ता है ताकि वो धीरे धीरे अपने आप को ओपन अप करे। नेक्स्ट जो है, इंटरप्शन शुड बी मिनिमल। हिस्ट्री टेकिंग लेते टाइम ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का कोई इंटरप्शन ना हो, किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा कि पेशेंट भी डिस्ट्रैक्ट होगा। सबसे ज़्यादा पेशेंट के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, और ऐसे में फिर हो सकता है कि जो भी आप पॉइंट्स निकलवाना चाह रहे हैं उसके मन से, या जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो उस टाइम पे आपको नहीं मिल पाए, तो इंटरप्शन शुड बी मिनिमल। नेक्स्ट, डोंट ब्लेम एनी पर्सन फॉर हिज इलनेस। पेशेंट के सामने ऐसा आपको कोई भी बिहेवियर शो नहीं करना है जिसमें आप ये बता रहे हैं कि उसकी बीमारी के लिए कोई और पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, या किसी पे आपको ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम आउट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में पेशेंट के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव थॉट्स उस व्यक्ति के प्रति डेवलप हो सकते हैं। देन ट्राई टू अवॉइड टू मच एक्सप्लोरेशन इन द फर्स्ट इंटरव्यू। जैसे कि मैंने बताया हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही पेशेंट्स का काम होता है, स्पेसिफिकली साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ। तो आपको पहले इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीपली किसी चीज़ को एक्सप्लोर करें और हर बात उसके मन से ज़बरदस्ती निकलवाने की कोशिश करें पेशेंट के मन से। आपको बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ और बहुत ही रिलैक्स और काम मैनर में इंफॉर्मेशन को लेना है, और बिल्कुल भी ऐसा आपको शो नहीं करना है कि आप कोई गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं या कुछ ऐसा आप प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, या जो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने में झिझक रहा है, या उसको बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट, कीनली ऑब्जर्व इंटरेक्शन बिटवीन पेशेंट एंड रिलेटिव्स।
आप जो भी इंटरेक्शन आपका हो रहा है पेशेंट के साथ या उस पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से पेशेंट का उसके रिलेटिव्स के साथ, उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के अंदर ही कई सारे फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो पेशेंट की मेंटल इम्बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको पेशेंट और उसके जो रिलेटिव्स हैं या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अब हिस्ट्री टेकिंग लेते टाइम जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले क्योंकि हम हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं, तो हिस्ट्री लेते टाइम कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करवाने हैं। यूजुअली वही सेम पॉइंट्स होते हैं जो जनरल हिस्ट्री लेते टाइम, जो जनरल पेशेंट्स की, जो मेडिकल पेशेंट्स की जब हम हिस्ट्री लेते हैं, जो उन पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं वही सेम पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के अंदर भी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए आइडेंटिफिकेशन डेटा। ऑब्वियसली हमारे पास पेशेंट का पूरा आइडेंटिफिकेशन डेटा होना ज़रूरी है, जिसमें उसका नाम, एज, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, अगर कोई जॉब है तो वो उसकी इनकम कितनी है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, कहने का मतलब है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आइडेंटिफिकेशन में लिखी जाती है। देन इसके बाद आता है इन्फॉर्मेंट। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेंट पेशेंट खुद है या पेशेंट के साथ अगर कोई रिलेटिव आया हुआ है वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने पेशेंट के बारे में, आपको उसके बारे में उसके नाम को मेंशन करके और प्लस उसका पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है उसको आपको मेंशन करना होता है। लाइक सपोज करो कि कोई पेशेंट है, उसके पेशेंट के साथ उसके फादर आए हैं, तो आपको मेंशन करना है फादर का नाम प्लस पेशेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है वो आपको मेंशन करना। लाइक आप ब्रैकेट में फादर लिख सकते हैं। देन इसके बाद आप लिखेंगे चीफ कंप्लेंट्स विद ड्यूरेशन। जो भी कंप्लेन लेके पेशेंट उस वक्त हॉस्पिटल में आया है, पर्टिकुलर टाइम पे पेशेंट जब हॉस्पिटल में आया तो उस टाइम पे उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी कंप्लेंट्स है, उसको आपको मेंशन करना है विद टाइम ड्यूरेशन कि कब से उसको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। लाइक अगर कोई पेशेंट बिजार बिहेवियर लेके हॉस्पिटल में आ रहा है, उसका रिलेटिव कह रहा है कि ये बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, तो आपको ये भी साथ में लिखना है कि कितने दिनों से उसका ऐसा बिहेवियर आप नोटिस में कर रहे हैं। देन इसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। जो भी उसको प्रेजेंट इलनेस है उसकी पूरा डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, एक लैंग्वेज के फॉर्म में आपको हिस्ट्री लिखनी है कि पेशेंट जब बीमार होना स्टार्ट हुआ तो कब से स्टार्ट हुआ, कब से उसको सिम्टम्स आने स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे वो सिम्टम्स में चेंज आया या जो भी उसमें चेंज देखने को मिला है या जो भी और सिम्टम्स ऐड होते गए हैं वो उनको आपको एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखना होता है, एक स्टोरी फॉर्म में आपको मेंशन करना होता है। इसके बाद पास्ट इलनेस हिस्ट्री। अगर कोई पास्ट इलनेस रही है पेशेंट के साथ, लाइक कोई भी पास्ट इलनेस, लाइक मेडिकल हिस्ट्री हो या सर्जिकल हिस्ट्री हो या इवन साइकेट्रिक हिस्ट्री हो, अगर पेशेंट के साथ प्रीवियस में कोई भी प्रॉब्लम रही है तो आपको उसको मेंशन करना है। तो अगर उसकी मेडिकल हिस्ट्री रही है तो आपको मेडिकल हिस्ट्री करके, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री करके मेंशन करना है। अगर उसकी कोई सर्जिकल हिस्ट्री रही है तो पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री करके मेंशन करना है। और अगर उसकी कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम रही है प्रीवियस टाइम में तो उसको पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री करके आपको उसको मेंशन करना है। देन इसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री में हम फैमिली ट्री भी बनाते हैं प्लस फैमिली चार्ट भी बनाते हैं। तो फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनका क्या एज है, क्या नाम है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, जेंडर क्या है और फैमिली मेंबर्स में से किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। देन इसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आप लिखेंगे पेशेंट से रिलेटेड जो भी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लाइक उसकी हैबिट्स हो गई, उसके बर्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई कि उसका जन्म कैसे हुआ था और उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसका मतलब सारी चीज़ें जो उसके पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है प्लस हैबिट्स से रिलेटेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको किस में लिखनी है, पर्सनल हिस्ट्री के अंदर। अगर फीमेल पेशेंट है तो फीमेल के मैटर में आपको उसकी जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, अगर फीमेल अडल्ट है और तो आपको उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में पूरा मेंशन करना है। अगर फीमेल मैरिड है तो आपको उसकी सेक्सुअल लाइफ और उसके कितने बच्चे हैं और सब सारी चीज़ों के बारे में पर्सनल हिस्ट्री के अंदर मेंशन करना होता है।
देन प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, लाइक प्री मॉर्बिड का मतलब होता है, मॉर्बिड का मतलब होता है एबनॉर्मेलिटी, और एबनॉर्मेलिटी होने से पहले यानी कि प्री मॉर्बिड, तो उस टाइम पे पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, पेशेंट की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी थी, लाइक बीमार होने से पहले, कोई भी मेंटल इलनेस होने से पहले पेशेंट की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी थी, वो उसके बारे में आपको मेंशन करना है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी आपको पेशेंट का जो साथ में रिलेटिव आया हुआ है, वो ज़्यादा जो क्लोज रिलेटिव होता है स्पेसिफिकली, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। देन इसके बाद आपको करना है फिजिकल एग्जामिनेशन इन डिटेल। तो हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ये हम सब जानते हैं। तो हेड टू टो जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन में पॉइंट्स आते हैं आपको वो मेंशन करने हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। फिर इसके बाद हम बनाते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो हमारा बेसिक पॉइंट है साइकेट्रिक डायग्नोस को करने का। यानी कि आप जो भी डायग्नोस करोगे, साइकेट्रिक डायग्नोस करोगे, क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है पेशेंट को, कौन सा डिसऑर्डर है, तो वो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा उसके मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के द्वारा। अब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या होता है और कौन कौन से इसके अंदर पॉइंट्स कवर किए जाते हैं, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट के बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आप परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पे ये मैंने सीक्वेंस में ही आपको बताए हुए हैं कि आपको कब कब कौन से टाइम पे कौन से पॉइंट को मेंशन करना है। जब आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पूरा परफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद उसके बेसिस पर, यानी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही आप फॉर्मुलेशन करोगे डायग्नोसिस, क्योंकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है पेशेंट से रिलेटेड, आपके पास उसका पूरा मेंटल स्टेटस हिस्ट्री है, पूरी उसके आपका रिकॉर्ड है उसके पास। तो अब आप उसके बेसिस पर आप डायग्नोस कर सकते हो फाइनली कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। देन आपने डायग्नोस कर लिया, अब उस डायग्नोस से रिलेटेड क्या सजेस्टेड मैनेजमेंट हो सकता है उसको आपको मेंशन करना है। जो भी उसको प्रॉब्लम है, जो भी उसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, उसके बेसिस पर क्या हम सजेस्टेड मैनेजमेंट दे सकते हैं, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट दे सकते हैं, उस चीज़ को आपको मेंशन करना है। तो ये है सीक्वेंस हिस्ट्री टेकिंग का। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं ये मैंने सीक्वेंस में ही लिखे हैं लाइन बाय लाइन, कि कैसे कैसे हम कौन से पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट दूसरा आएगा और उसको कैसे परफॉर्म करना है। अब हम चलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की तरफ, क्योंकि मैंने बोला था मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का अपना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के द्वारा ही आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि पेशेंट को आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है जनरल अपीयरेंस। अब जनरल अपीयरेंस क्या होता है? जनरल अपीयरेंस यानी कि जब पेशेंट आपके पास आ रहा है, लाइक आप किसी रूम में बैठे हैं, किसी ऑफिस में बैठे हैं, और जब पेशेंट आपके पास एंट्री कर रहा है, तो बिना बातचीत स्टार्ट किए जब आप पेशेंट को पहली बार देख रहे हो, उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, उस वक्त आपका क्या एक्सपीरियंस है पेशेंट को ऑब्जर्व करने का, और किस तरीके से वो आपको अपीयर हो रहा है, उसका पूरा ओवरऑल जनरल अपीयरेंस क्या है वो आपको नोट करना है। अब उसके अंदर आप क्या क्या पॉइंट्स नोट करेंगे वो आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ। लाइक फर्स्ट आप देखेंगे फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि मेंटल पेशेंट है तो हो सकता है कि पेशेंट के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हो वो बहुत कुछ कह देते हैं। यहाँ पे जैसे कि पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है, या अनएक्सप्रेसिव है, या फ्लैट है, या अटेंटिव है, या अपैथेटिक है, या क्राइंग है, एंग्री है, डिप्रेस्ड है, ब्लैंक है, इलेशन है, एंशियस है। मतलब ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शंस मैंने बता रखे कि आपके हिसाब से इन सभी में से आपको जो लग रहा है, लाइक आपको लग रहा है कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, तो आप मेंशन करो कि फेशियल एक्सप्रेशंस डैश करके ब्लैंक, या आपको लग रहा है कि इनअप्रोप्रिएट है, या आपको लग रहा है अप्रोप्रिएट। तो जो भी आपको लग रहा है पेशेंट के फेस को देख के, वो आपको इस पॉइंट के आगे मेंशन करना है। देन पोस्चर, पोस्चर हम सब जानते हैं कि पेशेंट किस तरीके से बैठा हुआ है या किस तरीके से खड़ा हुआ है, जो भी उसकी पोजीशन है वो आपको देखनी है। लाइक आपके सामने अगर पेशेंट आके बैठता है तो वो रिलैक्स्ड है, या बहुत ज़्यादा उसने अपने बॉडी को स्टिफ कर रखा है, या बहुत ज़्यादा वो अपने आप को गार्डेड फील कर रहा है, यानी कि उसको ये लग रहा है कि मेरे को कोई वॉच कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स के जो बिहेवियर होता है वो गार्डेड टाइप के हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। इनमें से भी आपको जो ठीक लगता है पेशेंट को देख के वो आपको मेंशन करना है।
इसके बाद ड्रेसिंग सेंस देखना है आपको पेशेंट का, कि उसने कैसे ड्रेसअप किया हुआ है, लाइक उसने नॉर्मली ड्रेसअप किया हुआ है या बहुत इनअप्रोप्रिएटली ड्रेसअप है या बहुत ज़्यादा कलरफुल ड्रेसअप कर रखा है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूँ मैनिएक पेशेंट्स की, जो मैनिया के जो पेशेंट्स होते हैं, तो यूजुअली आपको मैनिया पेशेंट या तो बहुत ज़्यादा शैबी मिलेंगे, लाइक उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल होगा, अगर उनको सीवियर मैनिया है तो बहुत ज़्यादा खराब होगा, वो बिल्कुल भी नहाए धोए नहीं होंगे, या बहुत ज़्यादा वो गंदे रहेंगे, या उनके गंदे रहते होंगे, या फिर उनके कपड़े बिल्कुल भी साफ नहीं होंगे, उल्टे सीधे शर्ट के बटन लगे होने, या बाल बिखरे होने, या शेविंग नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा बियर्ड आपको मिल सकता है। और अगर किसी को माइल्ड मैनिया है, माइल्ड और मॉडरेट मैनिया है, तो हो सकता है कि आपको पेशेंट बहुत ज़्यादा कलरफुल कपड़ों में देखने को मिले। ये मैनिक पेशेंट की खासियत होती है कि अगर उनको माइल्ड और मॉडरेट टाइप का मैनिया है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कपड़ों पे भी आपको वो चीज़, उनके ड्रेसिंग सेंस में भी वो चीज़ आपको नज़र आ सकती है। और अगर उनका मैनिया सीवियर फॉर्म का है तो उनका जो पूरा ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ज़्यादा शैबी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनक्लीन और इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। देन इसके बाद आपको देखना हाइजीन लेवल। तो वही सेम चीज़, हाइजीन लेवल में अपन जो भी चीज़ें देखते हैं कि वो क्लीन है, शेव्ड है, कोम्ड है, उसने नहाया है या नहीं नहाया है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। देन इसके बाद आप देखेंगे फिजिकल फीचर्स। अब फिजिकल फीचर्स में आपको ये देखना है कि पेशेंट की जो भी एज है, उस एज के अकॉर्डिंग वो आपको ज़्यादा ओल्ड लग रहा है या बहुत ज़्यादा यंग लग रहा है, या अकॉर्डिंग टू हिज एज लग रहा है, वो चीज़ आपको देखनी है। वो आपको अंडर वेट लग रहा है या ओवर वेट लग रहा है, या इसको किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी तो नहीं है पेशेंट को, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी। कई बार क्या होता है कि बीमारी की वजह से पेशेंट जो है वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखने लगता है। लाइक सपोज करो कि किसी पेशेंट की एज 20 या 25 साल ही है, लेकिन वो अपने फिजिकल फीचर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लाइक 35-36 साल का, या मे बी 40 ईयर्स का वो लग रहा है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लुक्स ओल्डर देन हिज एज, या लुक्स यंगर देन हिज एज, जो भी उसका वो लग रहा है। या फिर उसके बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको लिख सकते हो कि वो आपको अंडर वेट लगा है या ओवर वेट लग रहा है, और उसकी अगर कोई उसके बॉडी में कोई भी डिफॉर्मिटी है, कोई उसको फिजिकल डिफॉर्मिटी है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। सो ये था फर्स्ट पॉइंट जनरल अपीयरेंस के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखेंगे वो देखेंगे मोटर बिहेवियर। अब क्योंकि पेशेंट आपके सामने है, पेशेंट आपके सामने बैठा है, तो आपको उसकी हरकतों को नोटिस करना है, उसकी एक्टिविटीज़, जो अपने वो हाथ पैरों से जो भी एक्टिविटीज़ करता है, या उसके बोलने चालने में जो भी आपको एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको देखना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो है ओवर एक्टिविटी या अंडर एक्टिविटी। आपको ये देखना है कि पेशेंट या तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होगा, या हो सकता है कि वो बिल्कुल अंडर एक्टिव हो। तो वो कैसे, आपके सामने बैठा हुआ है और बैठे बैठे सपोज करो वो कभी टेबल पे रखी हुई कोई चीज़ को छू रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो आप उसके बिहेवियर से ये समझ सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, यानी कि वो चैन से नहीं बैठ पा रहा है, वो बार बार उचक रहा है, बार बार इधर उधर हिल रहा है, या टेबल पे पड़ी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है, या टेबल पे पड़ी चीज़ों को वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। या फिर वो बिल्कुल काम बैठा है, बिल्कुल सीधा बैठा है, किसी भी तरीके की कोई हरकत ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है, तो आपको दिख जाएगा कि वो अंडर एक्टिव है। देन मैनरिज्म। मैनरिज्म होता है एक तरीके से कि कोई जो छोटे छोटे हैबिचुअल मूवमेंट्स होते हैं, लाइक पेशेंट के अंदर जैसे कई बार होता है कि अक्सर हम भी ये चीज़ें करते हैं, लाइक हाँ कोई बैठा हुआ है, बैठे बैठे पैर हिलाना, बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि बैठे हैं और बैठे बैठे पैर हिलाते हैं, तो ये होता है मैनरिज्म। पेशेंट के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई है, ऐसी कोई भी हैबिट है पेशेंट को, तो वो आपको नोट डाउन करनी। लाइक सपोज करो कि पेशेंट आपके सामने बैठा है और बैठे बैठे वो पैर हिलाया जाए, कंटिन्यूसली वो पैर हिला रहा है, तो आपको पेशेंट को टोकना नहीं है, वहाँ पे आपको वो चीज़ नोट करनी है, और आपके पास जो फॉर्मेट है उसमें आपको वो चीज़ को मेंशन करना है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, मैनरिज्म माना जाता है कि एंजाइटी की वजह से, नर्वसनेस की वजह से मैनरिज्म आता है। यानी मैनरिज्म का मतलब होता है स्मॉल हैबिचुअल मूवमेंट्स। मूवमेंट्स बॉडी से रिलेटेड है, यानी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, और वो हैबिचुअल काइंड का है, जस्ट बिकॉज क्योंकि पेशेंट जो है वो स्ट्रेस्ड आउट है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, या उसको किसी चीज़ की एंजाइटी है, इस वजह से ये हैबिचुअल मूवमेंट्स होते हैं। कई बार होता है कि बार बार में शोल्डर को उचकाना, या बार बार आंखों को ब्लिंक करना, या बार बार
पलकों को उठाना या बार बार बालों को सहलाना। तो बहुत सारे हैबिचुअल मूवमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके के मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मिले, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी नोट होता है, कुछ भी नोटिस में आता है, तो आपको उसको मेंशन करना है। देन स्टूपर अपन कह सकते हैं लाइक कोमा लाइक स्टेट। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि एग्जैक्टली कोमा की स्टेज आती। कोमा में तो पेशेंट एक तरीके से बिल्कुल ही कॉन्शियस होने के बावजूद भी वो अनकॉन्शियस जैसा रहता है, किसी भी तरह के कोई मूवमेंट नहीं होते। पर स्टूपर में भी काइंड ऑफ वैसी ही कंडीशन होती है, यानी कि पेशेंट की जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल रुक जाती है, वो कंप्लीटली रिटार्डेड हो जाती है। तो पेशेंट ऐसा नहीं है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस होता है, लेकिन उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होते। वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि वो कोमा में पड़ा है। ऐसा भी नहीं है कि उसको कोमा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा उसको देख के कि वो बिल्कुल निढाल पड़ा है, बिल्कुल ऐसा हिल नहीं रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है उसकी बॉडी में, बिल्कुल इस तरीके से। तो वो आपको चीज़ नोट करनी है कि किसी पेशेंट को स्टूपर तो नहीं है। देन स्टीरियोटाइप होता है कि किसी चीज़ को रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। लाइक सपोज करो कि आप कोई चीज़ कह रहे हैं तो वो आप ही की बातों को रिपीट कर रहा है, या फिर वो किसी को देख के कोई एक्शन कर रहा है, तो वो होता है स्टीरियोटाइप। ऐसी कोई भी आपको स्टीरियोटाइप एक्टिविटी उसके अंदर मिलती है तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो उसको नहीं मेंशन करना, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी मिलता है देखने को तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। देन कंपल्सिव मूवमेंट्स भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑब्सेशन की वजह से आते हैं, सनक की वजह से आते हैं। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है कि वो किस तरीके के कंपल्सिव मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी ऑप्शनल है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर पेशेंट में कंपल्सिव मूवमेंट्स देखने को मिले लाइक मैनरिज्म्स या स्टीरियोटाइप। तो अगर है तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। कंपल्सिव मूवमेंट होता है कि कई बार क्या होता है कि किसी एक थॉट की वजह से कंपल्सिव मूवमेंट्स बार बार पेशेंट करता है। तो कंपल्सिव मूवमेंट्स में भी वही सेम एक्शंस आते हैं, किसी भी एक टाइप का एक्शन हो सकता है, वो चीज़ है। नेक्स्ट आता है इकोप्रेक्सिया। सो इकोप्रेक्सिया होता है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस। तो यहाँ पे भी लाइक पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, आपकी बातों को रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ों को इकोप्रेक्सिया कहते हैं। देन इसके बाद आप करेंगे नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म में क्या है कि पेशेंट डिसओबे करता है हर चीज़ की बातों को, आपकी कोई बात नहीं मानेगा, आप जो उसको करने के लिए कहेंगे वो नहीं करेगा। तो वो चीज़ आपको नोट करनी है कि आपने उसको कुछ ओबे करने के लिए बोला या कुछ भी बोला है और वो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव। मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट जानबूझ के ऐसा कुछ करता है, लेकिन पेशेंट के बिहेवियर में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाती है। तो वो चीज़ आपको नोट करनी है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। देन ऑटोमेटिक ओबीडियंस की पेशेंट पहले से ही आगे होके बात को मानता है। लाइक आपने उसको कुछ करने को बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल एकदम ऐसे ओबीडियंस की तरह, यानी कि नेगेटिविज्म का जस्ट ऑपोजिट होता है ऑटोमेटिक ओबीडियंस। नेगेटिविज्म में तो क्या है कि पेशेंट कोई बात ही नहीं मान रहा है, आपकी बातों को डिनाई कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर कर रहा है, एक उसके हैबिट में आ गया है। और ऑटोमेटिक ओबीडियंस ये है कि वो आगे से आगे होकर आपकी सारी बातों को मान रहा है, वो इतना ओबे हो गया है, इतना ओबीडियंस हो गया है कि वो आपकी सारी बातों को मान रहा है। सो ये पॉइंट्स है। इकोप्रेक्सिया, हाँ इकोप्रेक्सिया एक और मैं क्लियर कर दूं कि मिरर लाइक इमेज होती है। मिरर लाइक सपोज करो कि जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो शीशे के सामने खड़े होके हम अपनी ही छवि को देखते हैं और बिल्कुल हम जो भी एक्शन करेंगे वो शीशे में दिखाई देगा। तो पेशेंट भी वैसा ही करने की कोशिश करता है। जैसे सपोज करो आप पेशेंट के सामने बैठे, तो आप जो भी एक्टिविटी करोगे पेशेंट उसको आपको देख के वही सेम एक्टिविटी करेगा। लाइक अगर आपने टेबल पे से पेन उठाया तो पेशेंट भी वही हरकत करेगा। आपने फ़ोन कान पे लगाया, फ़ोन सुन रहे हैं, तो पेशेंट भी उसी तरीके से एक्ट करेगा। मतलब आप जैसे जैसे करोगे आपको देख के ही पेशेंट जो है वो आपको इमिटेट करेगा, यानी आपकी नकल करेगा। सो इकोप्रेक्सिया। तो ये जो है ये सारे मोटर बिहेवियर में आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो है तीसरा पॉइंट, डिसऑर्डर ऑफ थॉट। यहाँ पे थॉट से रिलेटेड क्या क्या पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है या क्या क्या हम नोट करेंगे चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ें हमको नोट डाउन करनी है। तो 3 तरीके से डिसऑर्डर ऑफ थॉट को हम स्पेसिफाई कर रखा है यहाँ पे, फॉर्म ऑफ थॉट, कंटेंट ऑफ थॉट और रेट ऑफ स्पीच। तो 3 अलग अलग पॉइंट, इनके अंदर भी सब पॉइंट्स हैं, वो मैं आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी। तो 3 तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म ऑफ थॉट, यानी कि थॉट जो है उसका प्रकार क्या है, फॉर्म क्या है, किस
टाइप के पेशेंट को थॉट्स आ रहे हैं। तो यहाँ अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब एक एक करके इन पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगी। अपने आप में ये जितने भी पॉइंट्स या इस एमएससी के अंदर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर जो भी हम पॉइंट्स देख रहे हैं, जो भी हम टर्म्स देख रहे हैं, उन टर्म्स का अपना एक मीनिंग है। तो आपको मैं इन टर्म्स को भी साथ साथ में क्लियर करती जा रही हूँ, जिससे कि आपको ये टर्म्स के बारे में भी पता रहे। सो फर्स्ट वन इज सर्कमस्टेंशियलिटी। सो सर्कमस्टेंशियलिटी में होता है कि पेशेंट जो है वो अपनी बात को कन्वे करने की कोशिश करता है, वो कुछ कर रहा है लेकिन वो बहुत घुमा फिरा के, लाइक सपोज करो कि आपने पेशेंट से कोई क्वेश्चन किया, अब वो क्वेश्चन का आंसर देगा तो सही लेकिन बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल्स जोड़ने के बाद। लाइक कई बार होता है ना कि जैसे कि हमको किसी के घर पहुंचना है, अब उस घर पे पहुंचने के लिए हम वहीं उसी सेम लोकेशन पे खड़े हैं, उसी घर के पास में खड़े, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके आसपास घूमे जा रहे हैं और एग्जैक्ट लोकेशन पे हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो कई बार पेशेंट के साथ भी ऐसा होता है कि पेशेंट से आपने कुछ अगर सवाल किया, लाइक पेशेंट से आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो पहले तो वो आलतू फालतू बहुत सारी बातें करेगा, अननेसेसरी डिटेल्स जोड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेगा या करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, और उसके बाद फाइनली जाके वो बहुत देर के बाद एक पर्टिकुलर उस आंसर पे पहुंचेगा जो एग्जैक्टली आपने उससे क्वेश्चन किया था। लास्ट में बताएगा कि उसका नाम क्या है। वो पॉइंट पे पहुंच तो जाएगा लेकिन काफ़ी अननेसेसरी डिटेल्स को जोड़ने के बाद। टेंजिशियलिटी जो होता है वो इसका उल्टा होता है, यानी कि इसमें भी अननेसेसरी डिटेल्स को जोड़ेगा लेकिन वो पॉइंट पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सर्कमस्टेंशियलिटी के अंदर तो क्या है, पेशेंट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपने पेशेंट से पूछा है उसका वो आंसर देगा लेकिन काफ़ी अननेसेसरी डिटेल देने के बाद। जबकि टेंजिशियलिटी में ये चीज़ नहीं होती, वो अननेसेसरी डिटेल यहाँ पे भी जोड़ेगा लेकिन वो पॉइंट पे नहीं पहुँच पाएगा। यानी कि जैसे अगर आपने नाम पूछा तो वो अपना नाम नहीं बताएगा, वो काफ़ी सारी इधर उधर की बातें करेगा लेकिन फिर भी एट लास्ट वो पॉइंट पे नहीं पहुँच पाएगा कि एग्जैक्टली आपने पेशेंट से पूछा क्या था। देन इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस होता है कि पेशेंट जो आपसे कन्वे कर रहा है या पेशेंट से आपने जो भी पूछा है उसमें क्लैरिटी नहीं है, वो क्लियर नहीं है, या तो आपको वो ठीक से समझ में नहीं आया है कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है, उसके खुद के थॉट्स क्लियर नहीं है जिसकी वजह से वो समझा नहीं पा रहा है अपनी बात को, तो इनकोहेरेंस। इररेलेवेंट। इररेलेवेंट वही अननेसेसरी चीज़ों को जोड़ना अपनी बातों में, तो कुछ भी वो बोलेगा, आपने कुछ भी उससे सवाल किया तो वो फालतू की बातें आपसे करे, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देगा जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है ही नहीं। देन नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब वो नया नया बोलना सीखते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते हैं जिनका डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन बच्चों के हिसाब से वो अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं। इसी तरीके से मेंटल पेशेंट्स भी कई बार क्या होते हैं कि कुछ नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं, और आप अगर देखोगे तो वो जो नए शब्द होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, लेकिन पेशेंट के हिसाब से वो है। पेशेंट क्योंकि अपने हिसाब से उन शब्दों को कन्वे कर रहा है, अपने शब्दों को बताने की कोशिश कर रहा है। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स विच हैज नो मीनिंग। देन इसके बाद वर्ड सैलड। तो सैलड हम सब जानते हैं सलाद होता है, तो सलाद आपको पता है कि हम कई सारी चीज़ों को मिक्स करके सलाद बनाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो शब्दों का सलाद बना देता है, लाइक जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स। डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे शब्द होते हैं, उन शब्दों को मिला के वो उनका सलाद बना और उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। लाइक वो कोई सेंटेंस बोल रहा है और उस सेंटेंस में उसने डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ किया, लाइक आसमान नीला पीला, हरा पत्ता, ज़मीन है, वो मतलब कुछ भी वो शब्द बोल रहा है, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है और उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है उस सेंटेंस का, लेकिन उसने क्या कर रखा है, वर्ड्स को जम्बल कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को मिक्स कर रखा है। देन एम्बीवैलेंस। तो एम्बीवैलेंस होता है टू कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स और फीलिंग्स और आइडियाज़। यानी कि कई बार होता है कि पेशेंट का एक ही सिचुएशन या एक ही पर्सन को लेके डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स का होना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सपोज करो कोई पेशेंट है, अब वो पेशेंट जो है वो अपनी माँ के प्रति अपने थॉट्स को बता रहा है, तो उसके जो थॉट्स है अपनी माँ को लेके वो शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन कभी वो अपनी माँ से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और अगले ही पल वो एकदम से उसके
थॉट्स चेंज हो जाते हैं, उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं और कहता है कि अपनी माँ से कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। लाइक एक ही समय पर अलग अलग फीलिंग्स का या अलग अलग आइडियाज का मौजूद होना इज अ एम्बीवैलेंस, टू कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स और फीलिंग्स। ठीक है। देन फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज जैसे कि आइडियाज आइडियाज हम सब जानते हैं, हमारे सबके दिमाग में आइडियाज आते हैं। अब यहाँ पे जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज आ रहे हैं वो पेशेंट के दिमाग में आ रहे हैं, यानी कि पेशेंट के जो थॉट्स है वो फ्लाइट कर रहे हैं, यानी कुछ भी उसके दिमाग में अननेसेसरी बातें आ रही हैं, उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। उन थॉट्स का कोई सेंस नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक के बाद एक थॉट्स आए जा रहे हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि पेशेंट के मन में थॉट्स आ रहे हैं? तो वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा। यानी कि आप अगर किसी पेशेंट से बात कर रहे हो तो वो कुछ भी बोल रहा है, यानी कि कोई उसके बातों का कोई सेंस नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, और एक के बाद एक उसके कंटिन्यूसली टॉपिक जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो ये है फ्लाइट ऑफ आइडिया, यानी कि उसके दिमाग में जब भी जो थॉट आता है उसको वो अपनी बातों के थ्रू क्या करता है, कन्वे कर देता है। लाइक हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं किसी पेशेंट से, और पेशेंट जो है उसने उस पर्टिकुलर बात से स्टार्ट किया, जो हमने बात स्टार्ट की है वहां से स्टार्ट किया, लेकिन वो वहां से बात स्टार्ट करते 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 पता नहीं ही कौन से टॉपिक पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, कंटिन्यूसली थॉट्स जो है वो आए जा रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज, क्योंकि फ्लाइट ऑफ आइडियाज में जो है वो आइडियाज जो है वो फ्लाई करते हैं, वो उनका एक कहते हैं ना चेन जो है वो चलता रहता है, एक सीरीज चलती रहती है, वो कभी स्टॉप ही नहीं होते हैं। तो वो अपनी बातों के थ्रू पेशेंट जो है वो एक्सप्रेस करता है। देन थॉट ब्लॉक, थॉट ब्लॉक हम सब जानते हैं, कभी कभी ये हमारे साथ भी होता है, कई बार कॉमन प्रॉब्लम होती है कि कोई थॉट हमारे दिमाग में आ रहा, आते आते वो रुक गया। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम एग्जाम का पेपर लिख रहे हैं, एग्जाम में तो हमें किसी चीज़ का आंसर पता है, लेकिन वो पता होते होते अचानक होता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में थॉट ही नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन क्या बोलने वाले थे वो भूल गए हैं, वो ब्लॉक हो गया। तो पेशेंट के साथ अक्सर ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब नॉर्मल पर्सन के साथ तो कभी कभी ऐसा होता होगा, एक जो हम कह सकते हैं जो हेल्दी पर्सन है उसके साथ तो कभी कभी ऐसी चीज़ होती होगी, लेकिन जो पेशेंट है मे बी पॉसिबल कि उनके साथ फ्रीक्वेंट रूप में ऐसा होता हो कि इनको थॉट ब्लॉक की प्रॉब्लम हो। देन थॉट ब्रॉडकास्टिंग, पेशेंट को लगता है कि मेरे जो थॉट्स है वो दूसरों को पता चल जाते हैं बिना मेरे बताए, यानी मेरे जो थॉट है वो न्यूज़ की तरह ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। सपोज करो कि पेशेंट को लग रहा है कि मैंने वो न्यूज़ सुन रहा है। अब न्यूज़ में सपोज करो कि कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है मौसम को लेके कि अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। अब पेशेंट को क्या लगेगा, जिसको थॉट ब्रॉडकास्टिंग की प्रॉब्लम होगी उस पेशेंट को ये लगेगा कि ये चीज़ तो मैंने सोची थी, ये थॉट तो मेरे दिमाग का है, तो ये न्यूज़ वालों को कैसे पता चल गया। तो ऐसा होता है पेशेंट के साथ कि जिनको थॉट ब्रॉडकास्टिंग की प्रॉब्लम होती है, उनको अक्सर ऐसा लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे जो थॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरों को पता चल जाते हैं बिना मेरे बताए, बिना मेरे बोले, और लोग उसको क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। देन थॉट इंसर्शन, थॉट इंसर्शन में होता है कि पेशेंट को ये लगता है कि मेरे जो थॉट्स हैं वो मेरे अपने नहीं है, बल्कि किसी और के द्वारा ज़बरदस्ती मेरे दिमाग में इंसर्ट किए गए हैं। अक्सर पेशेंट को ये लगता है, जिनको ये वाली प्रॉब्लम होती है, कि मैं जो भी कर रहा हूँ या मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी थॉट आ रहा है, वो मेरे खुद के नहीं है, वो किसी और के थॉट है, और किसी और ने मेरे दिमाग में ज़बरदस्ती, मे बी कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसने ज़बरदस्ती मेरे दिमाग में वो थॉट डाले हैं। तो दैट इज थॉट इंसर्शन। फिर आता है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन को हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं सनक, यानी कि रिपीटिशन ऑफ थॉट, दिमाग में क्या है, कंटिन्यूसली एक ही एक थॉट जो है वो घूमता रहता है। कंफ्यूज मत होना, फ्लाइट ऑफ आइडियाज में तो क्या है, चेन ऑफ थॉट्स चलती है, और इसमें टॉपिक भी जो होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि यहाँ पे टॉपिक जो है वो शिफ्ट होता रहता है, एक थॉट के बाद जो दूसरा थॉट आ रहा है उसका टॉपिक डिफरेंट होगा। जबकि ऑब्सेशन के अंदर क्या होता है, सेम थॉट बार बार दिमाग के अंदर रिपीट हो रहा है। लाइक सपोज करो कि किसी के दिमाग में ये थॉट आके अटक गया कि मैंने अपने घर में ताला नहीं लगाया, जबकि उसने लगाया है,
लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये थॉट अटक गया कि मैंने अपने घर में ताला नहीं लगा। अब जब तक वो जाके उस चीज़ को चेक नहीं कर लेगा तब तक ये दिमाग में उसके घूमता रहेगा कि मैंने ताला नहीं लगा। अक्सर कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ को करके भूल जाते हैं, बाद में फिर हमें वो चीज़ याद आती है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में अटक के रह जाती है कि पता नहीं मैंने वो काम किया या नहीं किया। और जब तक हम उसको चेक करके श्योर नहीं हो जाते कि हाँ मैंने ये काम पक्के तरीके से कर दिया है, तब तक वो चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो ऑब्सेशन, और ऑब्सेशन पेशेंट के केस में अगर मैं बताऊं तो पेशेंट के केस में ज़्यादा हो सकता है और नॉर्मल पीपल के केस में ये कम हो सकता है। यानी कि हमारे साथ, हम जैसे जनरल पीपल है, नॉर्मल पीपल है, तो हमारे साथ कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं, जबकि पेशेंट के साथ जिनको ऑब्सेशन की प्रॉब्लम है उनके साथ फ्रीक्वेंट फॉर्म में ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद जो सेकंड है कंटेंट ऑफ थॉट। अभी हमने जितने भी पॉइंट्स देखे थे वो थे फॉर्म ऑफ थॉट के। अब नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ थॉट। तो कंटेंट ऑफ थॉट में हम एक ही चीज देखते हैं, वो देखते हैं डेल्यूजन। अब यहाँ पे डेल्यूजन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। पहली चीज, डेल्यूजन क्या होता है? डेल्यूजन होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, ऐसा विश्वास जो कि फॉल्स है यानी कि गलत है, लेकिन फिर भी वो फिक्स हो चुका है, उसको कोई बदल नहीं सकता। लाइक सपोज करो किसी पेशेंट को डेल्यूजन है और वो ये कह रहा है कि ये दिन नहीं ये रात है, तो आप उसको चाहे कितना भी समझाने की कोशिश कर लो कि नहीं ये दिन है, वो आपकी बात को नहीं मानेगा, वो ये बोलेगा कि नहीं ये रात है। क्यों? क्योंकि उसको एक फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो मेरा जो थॉट है वही सही है। ठीक है, तो डेल्यूजन होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, यानी कि ऐसा विश्वास, ऐसा बिलीफ जो कि फॉल्स है लेकिन फिर भी वो फिक्स हो चुका है। अब डेल्यूजन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं सारे टाइप्स आपको एक एक करके बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है सस्पिशियसनेस एक तरीके से। तो पेशेंट को शक हो जाता है, उसको एक कह सकते हैं हम सस्पिशियसनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे खाने में किसी ने जहर मिला दिया है, या मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोई मारना चाहता है, या कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, या कोई मुझे प्यार नहीं करता, या कोई मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हर चीज़ में उसके शक नज़र आएगा, सस्पिशियसनेस नज़र आएगी। तो वो होता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया के केस में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में ये कॉमन होता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसके बाद डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस यानी कि पेशेंट को लगता है कि सारी चीज़ें जो है वो उसी से रेफर्ड है। लाइक सपोज करो कि कुछ लोग खड़े, कुछ 4-5 लोगों का ग्रुप है, पेशेंट उनको देख रहा है, वो ग्रुप जो है वो अपने आप में बातें कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट को क्या लगेगा कि ये जो ग्रुप है वो मेरे बारे में बात कर रहा है। वो अगर हंस रहे हैं तो मुझे देख के हंस रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं तो मेरे बारे में बोल रहे हैं, वो कुछ प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हो, या मेरे से रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे हो, तो हमेशा उसको रेफरेंस ऐसे ही लगता है। नेक्स्ट पे डेल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस। पेशेंट को ये लगता है कि सारी चीज़ें जो है वो उससे इन्फ्लुएंस है। लाइक सपोज करो कि कोई प्ले कर रहा है, तो पेशेंट को ये लगेगा ये जो है ये मुझसे इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं, या कोई कोई बात कह रहा है तो वो कहेगा कि ये मुझे देख के ऐसा कर रहे हैं, मुझे मतलब कि इन्होंने ये मुझसे इन्फ्लुएंस हुए हैं और मेरे से इन्फ्लुएंस होके ये बात को कर रहे हैं या कह रहे हैं। तो पेशेंट को हमेशा लगे, वो अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस जताने की यहाँ पे कोशिश करता है कि पेशेंट को लगता है कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ कि सब मुझसे प्रेरित है, सब मुझसे इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस डेल्यूजन। हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पेशेंट को लगता है कि मुझे कोई बहुत सीवियर इलनेस हो गई जिसका कोई इलाज नहीं है, मुझे कोई बड़ी बड़ी बीमारी हो गई है, जिसको कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा है और जिसको कोई ट्रीट नहीं कर पा रहा है, या मेरे बॉडी का कोई पार्ट मिसिंग है, और जबकि वो होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हाइपोकॉन्ड्रियासिस के चलते कई बार क्या होता है कि जिनको हाइपोकॉन्ड्रियासिस डेल्यूजन होता है, उसके चलते कई बार पेशेंट अपने आप को कई बार इन्वेस्टिगेट करवाते, कई बार अपने टेस्ट करवाते, फिजिकल टेस्ट और मेंटल टेस्ट करवाते हैं, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है। उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि डॉक्टर ही बेकार है, यहाँ की रिपोर्ट्स ही जो है वो नकली है, और इस वजह से वो बार बार अपने डॉक्टर्स को बदलता है, बार बार अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाता रहता है, और सब जगह से इन्वेस्टिगेशन कराने के बावजूद भी उसको ये यकीन नहीं आता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसको ये लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है।
ठीक है, तो हाइपोकॉन्ड्रियसिस। देन निहिलिस्टिक डेल्यूजन, तो निहिलिस्टिक में होता है कि पेशेंट को लगता है कि ये दुनिया, ये वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि उसका सारी चीज़ों पे से विश्वास उठ जाता है। वो ये सोचता है कि ये जो सब कुछ है वो इमेजिनेशन है या वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सब फेक है, ये जो हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और ये सब चीज़ें जो है वो हमारे इमेजिनेशन में चल रही हैं। तो निहिलिस्टिक डेल्यूजन। देन सिन, डेल्यूजन ऑफ सिन होता है कि पेशेंट को ये लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है जिसका मुझे पश्चाताप करना है, और उसके लिए पेशेंट अपने आप को पनिश करने की कोशिश करता रहता है। पेशेंट बार बार कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिसमें वो अपने आप को टॉर्चर करता है, अपने आप को पनिश करता है, जस्ट बिकॉज ही बिलीव्ड दैट ही डज समथिंग रॉन्ग, उसने कुछ गलत किया है, ही डिड समथिंग रॉन्ग, ही डिड समथिंग वेरी पनिशेबल, उसको ये लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसको ऐसे दिमाग में थॉट आते हैं, उसको एक ऐसा फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया जिसका उसे पश्चाताप करना है। देन डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, तो इनफिडिलिटी को आप बोल सकते हैं एक तरीके से जेलेसी, जिसमें पेशेंट को ये लगता है, चाहे वो मेल या फीमेल कोई भी पेशेंट हो, कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे चीट कर रहा है, मेरा जो पार्टनर है वो मेरे लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है। लाइक अगर कोई मेल पेशेंट है तो उसको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ जो है वो मुझे चीट कर रही है, मुझे धोखा दे रही है, या अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो उसको ये लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे चीट कर रहा है, तो इनफिडिलिटी। नेक्स्ट इज डीपर्सनलाइजेशन। सो डीपर्सनलाइजेशन में होता है कि पेशेंट जो है पर्सनल नहीं रह पाता, अपने आप में नहीं रह पाता, उसको डीपर्सनलाइजेशन हो जाता है। पेशेंट को ये लगता है कि मेरा जो बॉडी है वो मेरा नहीं है, वो किसी और का बॉडी है, मेरा अपना बॉडी नहीं है ये। पेशेंट को लगता है कि मैं बदल गया हूँ, मेरा शरीर बदल गया है, मेरी आत्मा बदल गई है, मेरा सब कुछ बदल गया है। तो पेशेंट अपने आप को डीपर्सनलाइज्ड फील करता है, उसको लगता है ये मेरी बॉडी नहीं है, मैं किसी और की बॉडी में फंस गया हूँ, या मेरी सोल नहीं है, मेरी सोल कहीं और फंस गई है, लाइक इस तरीके से। और डी रियलाइजेशन का मतलब होता है कि उसको कोई भी चीज़ रियल नहीं लगती, उसको सब कुछ ऐसा लगता है, जैसे कि इसमें था निहिलिस्टिक में, तो निहिलिस्टिक में तो उसको क्या था कि वो ये कहता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि डी रियलाइजेशन में ये है कि उसको ये सारी चीज़ें नकली लगती है, उसको ये लगता है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ये असली नहीं है, ये जो लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं वो असली नहीं है, या जो भी मेरे रिलेटिव्स है वो असली नहीं है, लोग जो मुझसे बातें कर रहे हैं वो असली नहीं है, जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है वो असली नहीं है, तो डीरियलाइजेशन, तो इस तरीके से ये है। तो ये थे डेल्यूजन और डेल्यूजन के टाइप्स। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन ऑफ स्पीच, ये भी डिसऑर्डर ऑफ थॉट का ही तीसरा पॉइंट है, जिसमें हम स्पीच से रिलेटेड उसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटी आती है, यानी कि थॉट, मैंने एक चीज़ नहीं बताई यहाँ पे, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि थॉट जो भी होंगे ना वो स्पीच के द्वारा ही एक्सप्रेस होंगे, यानी कि आपके दिमाग में अगर कुछ भी अगर चल रहा है ना तो वो दूसरों को पता कैसे चलेगा, वो आपके स्पीच के द्वारा ही पता चलता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो भी थॉट आते हैं हम उनको बोलते हैं, हम उनको बोल के बताते हैं। तो स्पीच, तो यहाँ पे स्पीच में आपको क्या क्या पॉइंट्स देख रहे हैं, इंटेंसिटी, स्पीच की इंटेंसिटी क्या है, कितना डीप है कोई किसी का, मतलब लाइक कई बार होता है कि पेशेंट जो है वो अपनी बातों को बहुत जोर दे के बोलता है, अपनी बातों पे सामने वाले को फोकस करवाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके जो स्पीच की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी स्पीच की इंटेंसिटी क्या इंक्रीज है या डिक्रीज है, वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। पिच ऑफ वॉइस कैसा है, वॉइस का जो बेस है वो कैसा, वो लाउड है, वो डल है, या वो कैसा है वो चीज़। स्पीड कैसी है, बहुत जल्दी बोल रहा है, बहुत स्लो बोल रहा है, या एवरेज बोल रहा है, ठीक तरीके से बोल रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का पता तब चलेगा जब पेशेंट से कोई सवाल किया जाएगा, लाइक वो आपने उससे कोई सवाल किया और वो अपने आप ही उस चीज़ का जवाब दे रहा है, तो स्पॉन्टेनिटी उसकी नॉर्मल है या डिलेड है, वो बात को नहीं बता रहा है, आपने कुछ भी पूछा वो देर में रिएक्ट कर रहा है, वो सारी। और रिएक्शन टाइम, आपको उसका टाइम मेंशन करना है, लाइक अगर स्पॉन्टेनिटी उसकी अपने आप उसने तुरंत जवाब दे दिया तो आपको रिएक्शन टाइम लिखना है, रिएक्शन टाइम इमीडिएट, और अगर उसने बहुत देर में जवाब दिया तो आपको उसके टाइम को मेंशन करना है, लाइक उसको मेंशन करना है कि डिलेड रिएक्शन टाइम या अर्ली रिएक्शन टाइम, उसने सवाल पूरा सुना भी नहीं, उससे पहले ही जवाब दे दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो सवाल पूरा सुनते नहीं और उससे पहले उनका जवाब हाजिर होता है, तो इसमें आपका जो रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि आंसर्ड या रिएक्शन टाइम इज सुपर फास्ट या सुपर अर्ली, तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो।
यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डिसऑर्डर ऑफ थॉट इन्वॉल्व्स। तो डिसऑर्डर ऑफ थॉट में फॉर्म ऑफ थॉट भी आता है, कंटेंट ऑफ थॉट भी आता है और रेट ऑफ स्पीच भी आती है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे डिस्कस किए हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ स्पीच। पिछले में उसमें हमने देखा था इवैल्यूएशन ऑफ स्पीच। अब ये अलग डिसऑर्डर है, स्पीच का डिसऑर्डर, यानी कि बोलने में पेशेंट की जो डिसऑर्डर आता है वो किस किस तरीके का हो सकता है। तो पहला है प्रेशर ऑफ स्पीच। पेशेंट जब बात कर रहा है तो उसकी बात में कितना प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अभी बताया इंटेंसिटी, तो उसी तरीके से प्रेशर भी होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है वो अपनी बात को, बहुत ज़्यादा जोर दे के वो किसी बात को बता रहा है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हमने उसमें भी देखा था, थॉट फॉर्म में भी देखा था और इसमें भी आता है, क्योंकि जो भी उसके, मैंने उस टाइम भी बताया था कि जो भी उसके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, लाइक भले ही उसके आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं, भले ही उसका जो थॉट हो रहा है, वो जो थॉट्स के कंटेंट है वो चेंज हो रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन वो बता तो अपने स्पीच के द्वारा ही रहा है ना। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। देन रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में आता है कि पेशेंट जो है वो बोल नहीं रहा है, आप उससे कुछ पूछ रहे हो तो वो बोल नहीं रहा है, वो रिटार्डेड है, तो रिटार्डेशन। तो इस तरीके से म्यूटिज्म, यानी कि पेशेंट बिल्कुल साइलेंट है, वो किसी भी तरीके का कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल म्यूट है। लाइक अगर आपने उसके ऊपर कोई कॉकरोच भी छोड़ दिया, कोई छिपकली भी छोड़ दी, तो भी उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, वो बिल्कुल म्यूट है। जैसे अपन रेडियो या कोई टेप रिकॉर्डर बिल्कुल म्यूट नहीं कर देते, इसी तरीके से पेशेंट जो है वो बिल्कुल म्यूट है, यानी उसकी आवाज़ है, वो बोल सकता है लेकिन वो बोल नहीं रहा है, वो बिल्कुल कंप्लीटली म्यूट है। एफोनिया। एफोनिया में होता है कि पेशेंट की जो साउंड है वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं वो बोल नहीं पाता, यानी कोशिश तो करता है वो बोलने की, वो आंसर भी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो वॉइस होती है वो शायद बहुत स्लो होती है, या उसको कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसकी वॉइस क्लियर नहीं हो पाती और जिसकी वजह से कुछ सुनाई नहीं देता। क्लैंग एसोसिएशन, इसको अपन बोल सकते हैं राइमिंग ऑफ वर्ड्स। जैसे छोटे बच्चे पोएम्स बोलते हैं, तो पोएम क्या होती है, राइमिंग फॉर्म में होती है ना, इसी तरीके से पेशेंट जो भी आंसर करेगा या जो भी बात करेगा वो किस में करेगा, वो एक राइमिंग फॉर्म में करेगा, एक पोएट्री फॉर्म में करेगा, कुछ भी बोलेगा तो वो एक राइमिंग फॉर्म में बोलेगा, दैट इज क्लैंग एसोसिएशन। देन डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो बेसिकली डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन के अंदर दो ही डिसऑर्डर आते हैं, इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। और यहाँ पे आप जो पॉइंट देख रहे हैं वो हेल्यूसिनेशन के सब टाइप्स है। तो इल्यूजन हम सब जानते हैं, इल्यूजन होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि हम जो देख रहे हैं लेकिन उसको क्या है, हमने मिस इंटरप्रेट कर लिया, हमारे दिमाग ने, हमारे सेंस ऑर्गन ने उसको क्या कर लिया है, मिस इंटरप्रेट कर लिया है। चीज़ हमारे सामने है, ऑब्जेक्ट हमारे सामने प्रेजेंट है और उसको हमने मिस इंटरप्रेट कर लिया। और इल्यूजन जो है वो कॉमन पीपल में भी हो सकता है और हम अक्सर देखते हैं, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जब बहुत तेज धूप पड़ती है और आप जब कभी रोड पे जाओ तो आपको दूर से पानी नजर आता है रोड पे, और पास जा के देखते हो तो वहाँ पे कोई भी पानी नहीं होता है, लेकिन आपको दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है, क्योंकि उसमें आपको रिफ्लेक्शन भी दिखता है। तो वो क्या है, वो एक प्रकार का इल्यूजन है, क्योंकि वो हमारे दिमाग से खेल रहा है, वो इल्यूजन, तो इल्यूजन होता है। या आप कभी देखो कि पानी में छड़ी डाल के देखो तो छड़ी आपको मुड़ी हुई नजर आएगी, तो वो भी क्या है, इल्यूजन है। तो इल्यूजन जो है वो किसी को भी हो सकता है, तो इल्यूजन अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिसऑर्डर नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि मेंटल पेशेंट में इल्यूजन ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है, जबकि कॉमन पीपल में आपको इल्यूजन कभी कभार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हेल्यूसिनेशन। इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट आपके सामने प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई साउंड ऐसा नहीं है जो आप सेंस कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसके एब्सेंट होने के बावजूद भी हम उसको सेंस कर पा रहे हैं। लाइक कोई पेशेंट है, वो ये कह रहा है कि मेरे सामने कोई खड़ा है, जबकि आप देख रहे हो तो कोई भी नहीं है वहाँ पे, लेकिन पेशेंट कह रहा है कि मुझे कोई दिख रहा है, तो ये क्या है, ये इल्यूजन, वो सॉरी हेल्यूसिनेशन है। तो हेल्यूसिनेशन भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, यानी कि जिसमें आवाज़ें सुनाई देती है, अक्सर पेशेंट ये शिकायत करता है कि मेरे कानों में कोई कुछ बोल रहा है, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कोई मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई मुझे गाइड कर रहा है, कोई कमेंट्री कर रहा है, लेकिन नॉर्मल पीपल अगर सुनेंगे तो उनको कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन, यानी कि पेशेंट्स हैं जिनको हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम है, विजुअल हेलुसिनेशन, वो चीज़ों को देखते हैं, उनको ये लगता है कि हमारे सामने कोई खड़ा है, जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन करते हैं कि कोई है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे सामने खड़ा है, कोई मुझे इशारे कर रहा है, कुछ भी ऐसा। ऑल्फैक्टरी, जिसमें कि स्मेल का होता है, पेशेंट को वियर्ड स्मेल आती है जबकि कोई भी स्मेल मौजूद नहीं होती, लेकिन पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। गस्टेटरी
हेलुसिनेशन जिसमें टेस्ट को लेके हेलुसिनेशन आता है, पेशेंट को हमेशा अजीब सा टेस्ट आता है, कुछ भी वो खाता या पीता है पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत अजीब सा टेस्ट आ रहा है, जबकि खाने में किसी भी प्रकार का कुछ भी मिला हुआ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल होता है बिल्कुल खाना, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा टेस्ट आ रहा है मेरे माउथ के अंदर। टैक्टाइल में होता है स्किन से रिलेटेड, पेशेंट को फील होता है कि मेरे स्किन पे कुछ क्रॉल कर रहा है या मुझे किसी ने पकड़ रखा है, मुझे किसी का हाथ फील हो रहा है, मुझे किसी का सेंसेशन हो रहा है, मुझे चिल्स आ रहे हैं, इस तरीके से टैक्टाइल होता है। काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक में होता है कि पेशेंट को लगता है मेरा कोई लिम्ब जो है वो एब्सेंट है, जैसे उसके मान लो दोनों हाथ मौजूद है लेकिन फिर भी पेशेंट को ये लग रहा है कि मेरे एक हाथ में जो सेंसेशन है वो लॉस हो चुका है, तो काइनेस्थेटिक। माइक्रोप्सिया जो मैक्रोप्सिया जो होता है, पेशेंट को चीज़ें जो है वो साइज से, एक्चुअल साइज से बड़ी नजर आने लगती है, यानी कि उसके सामने सपोज करो कि कोई अंगूर रखा है आपने, कोई ग्रेप रखा है, अब वो ग्रेप जो है उसको तरबूज की तरह नजर आएगा, उसको लगेगा कि ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा कोई ग्रेप है ना। और माइक्रोप्सिया में जस्ट उल्टा होता है कि जो चीजें होती है नॉर्मल साइज से छोटी नजर आती है, लाइक कोई तरबूज उसको सामने रखा है तो उसको वो छोटा नजर आएगा, उसको लगेगा ये कोई अंगूर रखा है, तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट ध्यान रखना। मैक्रोप्सिया में तो चीजें बड़ी नजर आती है जबकि माइक्रोप्सिया में एवरेज से चीजें जो है वो छोटी नजर आती है। तो ये हेलुसिनेशन के सब टाइप्स थे। फिर आता है डिस्टर्बेंस ऑफ अफेक्ट। तो डिस्टर्बेंस ऑफ अफेक्ट में आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक उसका जो अफेक्ट है, अफेक्ट क्या होता है, पेशेंट जो फील कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके फेशियल फीचर्स उसके चेहरे पे वो दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सपोज करो मूड तो जो होता है वो इंटरनल फीलिंग्स होती है, जबकि अफेक्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। सपोज करो कि हमारा मूड अंदर से बहुत खराब है लेकिन चेहरे से हम हंस रहे हैं, तो ये क्या है कि हमारा जो अफेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू द मूड नहीं है। या कोई पेशेंट ये कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ लेकिन वो चेहरे से बहुत डल नजर आ रहा है, चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे उसके फेस पे 12 बजे हुए, तो उसका जो अफेक्ट है वो उसके मूड के अकॉर्डिंग नहीं। तो कई बार क्या होता है कि जिन पेशेंट को मूड डिसऑर्डर होता है उनके मूड और अफेक्ट में भी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि उसका अफेक्ट कैसा है, तो इनएप्रोप्रिएट या इनकॉन्ग्रुएंट अफेक्ट है या नहीं है, पेशेंट का जैसा मूड है उसके अकॉर्डिंग उसका जो इफेक्ट है वो कैसा है, वो अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है। प्लेजरेबल अफेक्ट आपको देखना है, प्लेजरेबल अफेक्ट के अंदर आपको देखना है कि वो कितना हैप्पी है और उसके अफेक्ट का जो लेवल है वो क्या है, वो चीज़ आपको देखनी है। अनप्लेजरेबल अफेक्ट आपको देखना है कि वो उसको अनप्लेजरेबल अफेक्ट तो नहीं आ रहा है, वो मतलब खुश है या नहीं है, तो वो कैसा है। देन उसके अलावा अदर इफेक्ट्स में आप देखोगे एंजाइटी, फियर, पैनिक, एजिटेशन, अपैथी, अग्रेशन, मूड स्विंग्स, इमोशनल लाइबिलिटी। तो इनमें से जो भी उसको अगर मौजूद है, कुछ अगर मौजूद है तो वो आपको मेंशन करना है, और अगर कुछ भी नहीं है तो आपको मेंशन नहीं करना। तो ये जो पॉइंट्स है जो मैंने कॉमन लगा लगा के दिखा रखे हैं, अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन पेशेंट के अंदर आपको दिखाई देता है, उसके बिहेवियर में आपको नजर आता है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आता है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। तो डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी को चेक कर मेमोरी को चेक करने के लिए आप तीन तरीके से सबसे पहले टेस्ट करोगे, इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले इमीडिएट मेमोरी आप चेक करोगे विद इन 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपने कोई चीज़ पूछी पेशेंट से और उसने वो रिकॉल करके बता दी, दैट मीन्स उसकी जो इमीडिएट मेमोरी है वो इंटैक्ट है। विद इन 5 मिनट्स वाली होती है इमीडिएट मेमोरी, लाइक आपने 5 मिनट पहले कोई चीज़ पूछी और 5 मिनट बाद उसको वापस से पूछा और पेशेंट को अगर वो चीज़ याद है, दैट मीन्स उसकी जो इमीडिएट मेमोरी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। रिसेंट मेमोरी होती है बिल्कुल 24 आवर्स में, यानी कि पिछले 24 घंटे में पेशेंट ने क्या किया था उसको सारी चीज़ें याद हैं या नहीं है, या वो कुछ भूला तो नहीं है, वो होती है रिसेंट मेमोरी विद इन 24 आवर्स वाली। और जो रिमोट मेमोरी होती है वो होती है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, लाइक किसी उसका बर्थ डेट पूछ सकते हो, उसकी शादी की सालगिरह पूछ सकते हो, उसके बच्चों का बर्थ डेट पूछ सकते हो, उसके घर का एड्रेस या उसका टेलीफोन नंबर या कुछ भी ऐसा आप पूछ सकते हो जो उसके पास्ट मेमोरी से रिलेटेड हो, वो होती है रिमोट। तो तीनों में डिफरेंस आप याद रखें, इमीडिएट होती है विद इन 5 मिनट्स वाली, रिसेंट होती है 24 आवर्स वाली, और रिमोट होती है कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो मेमोरी होती है वो होती है रिमोट मेमोरी। इसके अलावा एमनीशिया आपको देखना है कि पेशेंट को एमनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, एमनीशिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को। पैरा एमनीशिया आपको देखना है कि पेशेंट पार्शली कुछ भूला तो नहीं है। एंटीरोग्रेड एमनीशिया होता है कि इसमें पेशेंट को जो
नई चीज़ है वो भूल जाता है, यानी कि जो बिल्कुल अभी हाल ही में उसने कुछ भी किया है, लाइक उसने कहीं चश्मा रखा, वो चश्मा रख के भूल गया, तो ये होती है एंटीरोग्रेड, यानी कि आगे से आगे जो चीज़ें होती है उसको भूल जाता है। और रेट्रोग्रेड में होता है कि पुरानी चीज़ों को भूल जाना, लाइक अपनी बर्थ डेट भूल जाना, या अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी का बर्थडे भूल जाना, या अपने घर का एड्रेस भूल जाना, ये होता है रेट्रोग्रेड, पुरानी मेमोरी को भूल जाना। तो एंटीरोग्रेड यानी कि हाल की जो मेमोरी होती है, जो रिसेंट मेमोरी होती है उसको भूल जाना। रेट्रोग्रेड यानी कि जो पुरानी मेमोरी होती है, पास्ट मेमोरी होती है, उसको भूल जाना। कन्फेबुलेशन होता है फिलिंग मेमोरी गैप्स, यानी कि कई बार होता है कि पेशेंट जो होता है, कोई उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, तो पास्ट एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से याद नहीं रख पा रहा, उसको उसके कुछ रेशेज याद है, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें याद है, और कुछ कुछ उसमें से ब्लैंक हो गए, तो वो जो ब्लैंक चीज़ें हैं, ब्लैंक स्पेस है, उसको वो इमेजिनेशंस के द्वारा फिल करने की कोशिश करता है, यानी कि उसमें कुछ भी वो इमेजिनरी फिल कर देता है, जबकि वो एक्चुअल नहीं होता है, वो होता है कन्फेबुलेशन। डेजा वू होता है यानी कि किसी चीज़ का पहले से एहसास होना, लाइक कि मैं इस इंसान से पहले मिल चुका हूँ, या मैंने ये जगह पहले देखी है, या मैंने ये किताब पहले पढ़ रखी है, मैंने ये गाना पहले कहीं सुन रखा है, मतलब पर्सन को याद नहीं आ रही। ये डेजा वू हमारे साथ भी होता है, अक्सर हम लोगों के साथ भी होता है कि जो चीज़ें हमारे साथ कभी ज़िंदगी में नहीं घटी, कभी हमने एक्सपीरियंस भी नहीं किए, वो हमको बिल्कुल फेमिलियर सी फील होती है। हमको ऐसा लगता है जैसे आपने किसी पर्सन को देखा, और आपको देख के उसको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को मैंने पहले कहीं देखा है। कई बार होता है कि रिजेम्बलेंस की वजह से भी हमको ऐसा फील होता है कि उसकी जैसा कोई आपने देखा हो कभी, या उससे बात की हो, और आपको उसके जैसा ही दूसरा कोई दिखे, तो आपको लगता है कि इसको मैंने कहीं देखा है, अक्सर ऐसा होता है। या आप कोई जगह पर गए, कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे गए, या किसी भी जगह पर गए, और आपको ऐसा फील होता है कि मैं इस जगह पे पहले आ चुका, जबकि आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि आप कभी उस जगह पे गए भी हो, इन इन प्रीवियस ईयर आप कभी उस जगह पे विजिट भी किए हो, आपका वो फर्स्ट टाइम है कि आपने उस जगह पे विजिट किया, बट फिर भी आपको ऐसा फील आता है कि आप इस जगह पे पहले आ चुके हो। तो ये कई बार हर किसी के भी साथ हो सकता है डेजा वू। जेमाइस व्यू होता है कि हर चीज़ें हमें अनफेमिलियर लगती है, जबकि पहले से वो हमारी जानी पहचानी होती है। लाइक आप किसी व्यक्ति से मिले हो, और आपको उससे मिलने के बाद दोबारा ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हो। आपने कोई किताब पहले पढ़ रखी है, लेकिन जब आप उस किताब को दोबारा पढ़ते हो, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, तो आपको ऐसा लगता है कि ये किताब मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो जेमाइस व्यू और डेजा व्यू एक दूसरे के अपोजिट है। डेजा व्यू में तो क्या है, चीज़ें फेमिलियर लगती हैं, जबकि जेमाइस व्यू में क्या है, चीज़ें अनफेमिलियर लगती हैं। डेजा व्यू में आपने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, लेकिन जब आप उन चीज़ों को देखते या सुनते हो उनके बारे में, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। जबकि जेमाइस व्यू में उल्टा होता है कि आप पहले चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। देन हाइपर एमनीशिया। हाइपर एमनीशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो मेमोरी है वो छोटी छोटी चीज़ों को भी याद रखता है, यानी कि मेमोरी पावर बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बढ़ जाती है। अब कई बार होता है कि हम सेकंड की चीज़ों को याद नहीं रख पाते, हाँ, यानी कि ठीक है हमने कल क्या किया था, हमें मोटी मोटी चीज़ें याद होंगी, लेकिन उसमें से कौन सी छोटी छोटी चीज़ें जो आपने मिस कर दी होंगी या आपने याद नहीं रखी होंगी, हाइपर एमनीशिया में आप उन चीज़ों को भी याद रख पाते हो। कई लोगों के साथ ऐसा स्पेशल गिफ्ट होता है कि उनको हर एक डिटेल, चाहे वो कितनी भी पुरानी, कितनी भी सालों पुरानी डिटेल हो, वो डिटेल्स भी उनको याद रहती है। तो वो होता है इनकी मेमोरी पावर जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हर एक डिटेल पर्सन को याद रहती है। देन ओरिएंटेशन, नेक्स्ट आता है पॉइंट ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन आप कैसे करोगे पेशेंट को, टाइम प्लेस एंड पर्सन के द्वारा, यानी कि आपको पेशेंट से टाइम पूछना है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, दिन है या रात है, तो इस तरीके से आप ओरिएंट करोगे पेशेंट को कि वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा। अगर वो दिन कह रहा है कि हाँ दिन हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वो सही बोल रहा है। अगर रात को वो रात कह रहा है, तो दैट मीन्स कि उसको टाइम का अंदाजा है कि हाँ रात हो रही है। प्लेस के बारे में आप पूछोगे कि क्या प्लेस है, क्या जगह है, तो अगर वो सही है कि हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, या मैं घर में हूँ, या जो भी वो प्लेस जहाँ पे वो, अगर वो सही बताता है दैट मीन्स वो प्लेस के बारे में भी ओरिएंट है। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ, या वो कोई गलत एड्रेस बताता है, तो दैट मीन्स वो प्लेस के लिए ओरिएंट नहीं है। पर्सन से रिलेटेड आप पूछ सकते हो कि सपोज करो कि उसके के साथ कोई आया है पेशेंट के साथ, तो आप पूछ सकते हो कि ये कौन है आपके। अगर वो सही बताता है कि हाँ ये मेरे फादर या मदर या जो भी उसके साथ जो बंदा आया हुआ है उनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन देता है, दैट मीन्स उसका जो पर्सन का ओरिएंटेशन है वो ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता इनको, मुझे नहीं पता कौन है, तो आप समझ जाओ कि उसका जो पर्सन से रिलेटेड ओरिएंटेशन है वो गलत है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ओरिएंटेशन इन्वॉल्व्स टाइम प्लेस एंड पर्सन, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है।
नेक्स्ट आता है इंसाइट। सो इंसाइट होता है डिग्री ऑफ अवेयरनेस, कि पेशेंट अपनी इलनेस के बारे में कितना अवेयर है। मैंने कल जो प्रीवियस यूनिट बताई थी उसमें मैंने साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिफरेंस बताया था कि साइकोसिस के अंदर जो इंसाइट होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो ओरिएंट नहीं हो पाता या अवेयर नहीं हो पाता अपनी बीमारी से के बारे में, उसको नहीं पता होता कि मुझे क्या बीमारी है। और जबकि न्यूरोसिस में जो इंसाइट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये डिग्री ऑफ अवेयरनेस होती है रिलेटेड टू इलनेस, कि उसको कितना अपनी बीमारी के बारे में पता है या कितना वो अवेयर है कि वो बीमार है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आप यहाँ कुछ क्वेश्चन के द्वारा ये पता लगा सकते हो कि पेशेंट का इंसाइट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। लाइक व्हाट इज इलनेस, उसकी बीमारी के बारे में पूछ के, व्हाट आर द कॉज ऑफ इलनेस, उसके बीमारी से रिलेटेड जो भी उसके कॉजेज है उसके बारे में पूछ के, जो भी आउटकम्स है उसके बारे में पूछ के, और जो ट्रीटमेंट उसको ज़रूरत है उसके बारे में पूछ के। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन वो कम से कम ये बता सकता है कि हाँ उसे इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट अवेयर है, दैट मीन्स कि उसका इंसाइट जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट अवेयर नहीं है, उसे नहीं पता, वो नहीं बता पा रहा है कि वो बीमार है या नहीं है, वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि उसको इलाज की ज़रूरत है, आपके हिसाब से उसको इलाज की ज़रूरत है, और वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पकड़ के लाए हैं, दैट मीन्स उसका इंसाइट जो है वो एब्सेंट है। फिर हम देखेंगे कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन देखने के लिए, पेशेंट का कंसंट्रेशन चेक करने के लिए आप करेंगे यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल चीज़ें आप यहाँ पे करवा सकते हैं, लाइक सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 100 एंड कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग अंटिल 5 सक्सेसिव आर ऑब्टेन्ड। आपको 5 बार ये अटेम्प्ट करवाना है कि 100 में से आपको हर बार 7 को डिडक्ट करना है। लाइक आपने फर्स्ट अटेम्प्ट अगर 100 में से 7 माइनस करो तो कितने हुए, तो 93 बचते हैं। फिर 93 में से अगेन 7 माइनस करो तो कितने बचते हैं, फिर उसमें से जितने 7 माइनस करो तो कितने बचते हैं। तो ऐसा 5 बार आपको करवाना है। अगर पेशेंट ये करने में सक्सेसफुल हो जाता है, दैट मीन्स उसका जो कंसंट्रेशन है वो अच्छा है। लेकिन अगर वो इन कैलकुलेशंस में वो अटक जाता है, रुक जाता है, वो नहीं बता पाता, तो इसका मतलब उसका जो कंसंट्रेशन है वो जो है वो डिस्ट्रैक्ट है। इसी तरीके से आप दूसरा भी करवा सकते हो। अगर वो 7 उसको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको 5 डिडक्ट करवा सकते हैं। 100 में से 5 गए तो कितने बचे, 95 में से 95 में से 5 गए तो कितने बचे, कि इतने बचे, इतने में से इतने गए तो कितने। तो इस तरीके से आप 5 बार या 4 बार ही करवा सकते हो। तो आपको सिर्फ कंसंट्रेशन चेक करना है कि वो कंसंट्रेट है या नहीं है। तो उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन से अच्छा कोई नहीं है ऑप्शन। फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप चेक करोगे, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चेक करने के लिए आपको पेशेंट को सिमिलैरिटीज और डिफरेंशिएट करवाना है। लाइक आप पहले पूछोगे सिमिलैरिटी, लाइक बॉल और ऑरेंज में क्या सिमिलैरिटी होती है। उसके ज़रूरी नहीं है कि आप बॉल और ऑरेंज ही पूछो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट पूछ सकते हो। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, बॉल और ऑरेंज। आप पेशेंट को दिखाओगे और पूछोगे कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। अगर पेशेंट ये बोलता है कि दोनों गोल हैं, दैट मीन्स उसको पता है कि क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर आप पूछोगे डिफरेंस, लाइक टेबल और चेयर में क्या डिफरेंस। अगर वो सही बता देता है कि टेबल तो जो है वो चीज़ें रखने के या पढ़ने के काम आती है, और चेयर पे हम बैठते हैं, तो दैट मीन्स उसका जो डिफरेंस है वो भी सही है, और उसका जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लेवल है वो भी सही है। इसी तरीके से हम कोई सिंपल प्रोवर्ब जैसे कहावतें होती है वो भी पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंग्लिश में दे रखी है, एम्प्टी वेसल मेक मच नॉइज, आप हिंदी में पूछ सकते हैं। जो भी पेशेंट का एजुकेशनल लेवल है, जो भी उसका मीडियम है, आप उससे पूछ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में पूछो, पर आप सिंपल हिंदी में भी पूछ सकते हो। लाइक आपने पूछा 9 2 11 होना क्या होता है, या कोई भी ऐसी कहावत, कोई भी ऐसा मुहावरा जो ईजी हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछना है, सिंपल सा मुहावरा पूछना है। अगर वो उसका आंसर सही दे देता है, दैट मीन्स उसका एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो है वो सही है। लेकिन अगर उसका आंसर वो गलत देता है या नहीं बता पाता, दैट मीन्स उसका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। फिर हम बात करेंगे जजमेंट की। तो जजमेंट चेक करने के लिए आपको जजमेंट चेक करना है कि पेशेंट चीज़ों को ठीक तरीके से जज कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन देनी है पेशेंट को, इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी सिचुएशन देने के बाद पेशेंट का जजमेंट चेक करना है कि वो उस सिचुएशन में क्या करेगा। लाइक सपोज करो कि आपने एक सिचुएशन दी पेशेंट को, कि आपने पेशेंट से ये कहा कि मान लो तुम्हारे घर में आग लग गई, तो तुम क्या करोगी। अब नॉर्मली अगर एक नॉर्मल पेशेंट से, आप नॉर्मल पर्सन से आप ये पूछोगे कि अगर किसी के घर में आग लग जाएगी तो वो क्या करेगा, तो सभी तो मोस्ट प्रोबेबली लोग यही कहने की कोशिश करेंगे, हम आग बुझाने की कोशिश करेंगे, या हेल्प के लिए कॉल करेंगे, या फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, इस तरीके से। लेकिन अगर पेशेंट से आप पूछ रहे हो तो आपको यहाँ पे देखना है कि पेशेंट क्या आंसर करता है। तो अगर पेशेंट ये बोलता है कि मैं हेल्प के लिए कॉल करूँगा, या मैं फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा, या मैं सबसे पहले घर से बाहर भाग जाऊँगा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो उसका जजमेंट है वो ठीक है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, और मेरे को कुछ नहीं करना ऐसे करके, तो दैट मीन्स उसका जो जजमेंट लेवल है वो क्या है, वो पुअर है। इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए यहाँ पे आप
कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करवा सकते हैं, लाइक सबसे पहले आप आईक्यू टेस्टिंग करवा सकते हैं। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करके जो भी पेशेंट का आईक्यू लेवल है उसको आपको देखना है। फिर आप कोई जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई ईजी सा जनरल नॉलेज क्वेश्चन, लाइक हुज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या हुज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई भी जनरल क्वेश्चन उसकी जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए पूछ सकते हैं। देन आप कॉम्प्रिहेंसिव एंड रीजनिंग का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक मेरे मम्मी का बेटा मेरा क्या लगेगा, इस तरीके से कोई रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के लिए आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन करवा सकते हैं, छोटे छोटे जो कैलकुलेशन होते हैं प्लस माइनस करवाना वो आप करवा के देख सकते हैं। डिजिट स्कोर टेस्ट करवा सकते हैं, लाइक रिपीट करवाना 4 6 3 9 1 को बैकवर्ड काउंट करवाना, लाइक अगर 1 9 3 6 4 इस तरीके से बैकवर्ड काउंट करना, ये कोई भी काउंटिंग हो सकती है। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल में दे रखा, आप कोई भी नंबर्स 4-5 नंबर्स लिख के उसको बैकवर्ड काउंट करवा सकते हो, तो इस तरीके से। या कोई परफॉर्मेंस भी आप करवा सकते हो, तो परफॉर्मेंस के थ्रू आप परफॉर्मेंस टेस्ट भी कर सकते हो, लाइक आपने कोई क्यूब्स बनाने को दे दिए या कुछ भी आपने कटआउट्स दे दिए तो उनको जोड़ने को आपने बोल दिया कि इनको जोड़ के एक इमेज बनाओ, एक पिक्चर बनाओ, तो इस तरीके से हम इंटेलिजेंस टेस्ट करवा सकते हैं कुछ चीज़ें करवा के। फिर आपको स्लीप पैटर्न चेक करना है, यहाँ पे ऑब्जर्व स्लीप पैटर्न, टेम्पररी इंसोम्निया तो नहीं है या परसिस्टेंट इंसोम्निया तो नहीं है, टेम्पररी हाइपरसोम्निया तो नहीं है, परसिस्टेंट हाइपरसोम्निया तो नहीं है, स्लीप वेक साइकिल कैसा है, डिस्टर्ब्ड है या इंटैक्ट है वो चीज़, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग कैसे, जल्दी उठ जाता है पेशेंट या देर में उठता है या उठने में दिक्कत आती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्लीप पैटर्न में चेक करनी है। फिर आपको देखना है जनरल ऑब्जर्वेशन, जनरल ऑब्जर्वेशन लाइक व्हाट डज द पेशेंट डू इन 24 आवर, 24 घंटों में पेशेंट ने क्या किया था। तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको यहाँ पे कोई सवाल जवाब नहीं करना है पेशेंट से, आपको जस्ट उसकी मेडिकल कंडीशन को और उसकी नॉर्मल पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। इसी तरीके से एपिसोडिक डिस्टर्बेंस आपको देखनी है कि किसी तरीके का कोई फिट्स तो नहीं आते, कोई एपिलेप्सी तो नहीं आती है, कोई हिस्टीरिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, इम्पल्सिवनेस की प्रॉब्लम तो नहीं है, अग्रेसिवनेस तो नहीं है या डिस्ट्रक्टिवनेस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जाम। अभी तक हमने जितना भी देखा वो था मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो कि एक डिटेल्ड स्टडी होती है पेशेंट के हेल्थ मेंटल स्टेटस से रिलेटेड, मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए डिटेल्ड में ये इंटरव्यू किया जाता है, हिस्ट्री के साथ इसको लिया जाता है। अब एक होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो शॉर्ट में यानी कि 15 से 20 मिनट का होता है मुश्किल। जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन था वो लंबा होता है, वो उसमें कई घंटे लग सकते हैं, मे बी 2-2 दिन लग सकते हैं। जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है वो किसी के ऊपर भी परफॉर्म करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटल पेशेंट ही हो, एक नॉर्मल पर्सन भी अपना मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करवा सकता है मिनी मेंटल स्टेटस के द्वारा, जिसको हम नॉर्मली MMSE बोलते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या होता है। पहली चीज़ तो जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है उसको हम फॉलिस्टीन टेस्ट भी कहते हैं, जो कि 30 पॉइंट्स पे बेस्ड होता है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें स्कोरिंग होता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर कोई स्कोरिंग नहीं था, जबकि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर स्कोरिंग पैटर्न होता है। 30 पॉइंट्स का ये स्कोरिंग पैटर्न्स होता है और 30 पॉइंट्स में से जितने भी पॉइंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि पेशेंट का जो कॉग्निटिव लेवल फंक्शनिंग है वो किस लेवल का है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या इम्पेयर्ड है, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है उसको चेक करने के लिए मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करवाया जाता है। तो ये जो है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये फॉलिस्टीन ने 1975 में दिया था, जिससे कि ये पता लगा जा सके कि किसी को ऑर्गेनिक या फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं है और किसी का कॉग्निटिव जो फंक्शनिंग है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, वो किस लेवल का है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट या 15 मिनट हद मार के इसमें लगते हैं। और इसमें जो जो पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं वो है ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन, कैलकुलेशन, रिकॉल, लैंग्वेज एंड एबिलिटी टू फॉलो सिंपल कमांड्स। ये पॉइंट्स जो है इसमें कवर किए जाते हैं। अब हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ओरिएंटेशन, जो कि 10 पॉइंट का होता है। मैंने बताया था ओवरऑल मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन 30 पॉइंट का होता है और ये 30 पॉइंट जो है वो अलग अलग सब पॉइंट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले जो ओरिएंटेशन हम करेंगे वो 10 पॉइंट्स का होता है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन ओरिएंटेशन से रिलेटेड पूछते हैं, जैसे कि व्हाट इज द ईयर, व्हाट इज द सीजन, व्हाट इज डेट, व्हाट इज द डे, व्हाट इज मंथ, व्हाट इज स्टेट, कंट्री, टाउन, सिटी, हॉस्पिटल, फ्लोर। यानी कि पेशेंट को आपको देखना है कि वो ओरिएंट कितना है। अब इसमें से इन 10 क्वेश्चन में से वो कितनों के आंसर सही करता है उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट देना है। यानी कि
ओवरऑल 10 पॉइंट्स जो है वो एक एक नंबर के हैं। सपोज करो कि पेशेंट उनमें से सिर्फ 4 के आंसर ही ठीक करता है, तो 10 में से उसे कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर ही मिलेंगे। इसी तरीके से अगर वो 10 के 10 आंसर सही दे देता है, दैट मीन्स उसका पूरा पॉइंट है 10। फिर दूसरा देखते हैं हम रजिस्ट्रेशन, जो कि होता है 3 पॉइंट्स का। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको क्या करना होता है? आपको 3 चीजें पेशेंट को बतानी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है, एप्पल, टेबल, पेन। आप कोई भी चीज ले सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसको दिखा के आपको 1 सेकेंड का टाइम देना है पेशेंट को, और पेशेंट से फिर वो तीनों ऑब्जेक्ट के नामों को दोबारा बुलवाना है। यानी कि आपने तीनों चीजें एक एक बार दिखाई 1 सेकेंड के लिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही आपने फिर से पूछा पेशेंट से कि अभी मैंने जो तीनों चीजें तुम्हें दिखाई थी उनके नाम बताओ। तो अगर पेशेंट सही तरीके से उनके नाम बता देता है, दैट मीन्स उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सही। रजिस्ट्रेशन यानी कि माइंड में किसी चीज को रजिस्टर करवाना। एक तरीके से जैसे होता है ना कि आपका नाम लिखा जा रहा है किसी रजिस्टर में, तो वो नाम आपका गायब नहीं हो जाए। तो जो चीज आपने देखी है वो आपके दिमाग में कितनी रजिस्टर हुई है, आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, दिखाने के बाद हटा लिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 3 चीजें देखी थी, वो 3 चीजें क्या क्या थी, तो वो चीज आपके दिमाग में रजिस्टर हुई या नहीं हुई। ये हमारे अटेंशन पर डिपेंड करता है कि आपने कितना अटेंशन दिया और कितना आपके दिमाग में वो चीज रजिस्टर हो पाई है। फिर आप देखोगे जो तीसरा पॉइंट है वो है अटेंशन एंड कैलकुलेशन का, जो कि 5 पॉइंट्स के होते हैं। फिर इसमें आपको 2 चीजें करवानी है। इसमें पहला करवाना है आपको कोई भी 5 लेटर के वर्ड को स्पेल आउट करवाना है, वो भी उल्टा। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दे रखा है वर्ल्ड, वर्ल्ड को आपको बैकवर्ड काउंट करना है। आप कोई भी लेटर ले सकते हो, जरूरी नहीं है वर्ल्ड ही हो, लेकिन 5 शब्दों का, यानी सॉरी 5 लेटर्स का। तो कोई भी 5 लेटर्स का वो हो सकता है, और आपको उसको क्या करवाना है? बैकवर्ड काउंट, काउंट नहीं करवाना, मतलब बैकवर्ड उसको बुलवाना है। लाइक जैसे वर्ल्ड की स्पेलिंग है यहाँ पे WORLD। अब बैकवर्ड इसको आपको करवाना है कुछ भी करा के, जैसे DLROW। तो पेशेंट जो है वो सही तरीके से बैकवर्ड उसकी स्पेलिंग को सही लिखता है या नहीं लिखता। उसने अगर एक भी पॉइंट इधर उधर से मिस कर दिया तो वहां पे उसका पॉइंट कट जाएगा। ये 5 नंबर का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपने 5 लेटर का एक वर्ड बुलवाया है। अगर उन 5 में से अगर एक भी लेटर उसका इधर उधर हो जाता है तो उसका 1 पॉइंट वहां से जो है वो कट जाएगा, और उसको उसमें से सिर्फ उतने ही पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल को, वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है। या फिर इसके अलावा अगर आप कोई वर्ड नहीं बुलवाना चाहते, 5 लेटर का कोई वर्ड नहीं बुलवाना चाहते, तो इसके अलावा आप ये दूसरा भी कर सकते हो। आप 5 बार 100 में से 7 घटवाओ। जैसे कि 100 में से 7 गए तो 93 बचे। फिर 93 में से 7 माइनस किया तो कितने बचे, फिर उसमें से इतने माइनस किए तो कितने बचे। तो यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल में जैसे दे रखा है 93, 86, 79, 72, 61। तो आपको ऐसे कितनी बार करवाना है? 5 बार करवाना है। तो 5 बार करवाने में भी अगर जैसे 5 में से भी मान लो सपोज करो 4 बार वो ठीक करा और 1 बार उसने गलत कर दिया, तो उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? उसको 4 ही पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से अगर उसने 3 बार ही सही किया और 2 बार उसने गलत कर दिया तो उसको सिर्फ कितने पॉइंट मिलेंगे? 5 में से सिर्फ 3 ही। तो ये 2 जो पॉइंट्स हैं, दोनों में से आप कोई एक चीज उससे करवा सकते हो। या तो उससे कोई वर्ड स्पेल आउट करवा सकते हो बैकवर्ड, या फिर उससे कोई सब्ट्रैक्शन करवा सकते हो बैकवर्ड 100 - 7 का, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रिकॉल। अब रिकॉल में क्या है? आपको याद है रजिस्ट्रेशन में मैंने बताया था कि 3 ऑब्जेक्ट आपको पेशेंट को दिखाने हैं, और उनको दिखाने के बाद थोड़ी देर बाद पेशेंट से पूछना है कि जो जो 3 ऑब्जेक्ट देखे थे वो क्या क्या थे। रिकॉल में वही चीज, आप वही ऑब्जेक्ट आपको दोबारा बुलवाने, आपको इस बार दिखाना नहीं है। आपको इसमें यार बिल्कुल भी दिखाना नहीं है। वो जो आपने दिखाया था वो रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट में आपने दिखा दिया था। अब आपको सिर्फ नाम पूछने हैं कि मैंने 3 ऑब्जेक्ट तुमको पहले दिखाए थे, वो 3 ऑब्जेक्ट क्या क्या थे। तो वो अगर वो सही बता देता है पेशेंट तो उसके 3 पॉइंट, अगर वो गलत बताता है तो उसमें से जो भी वो गलत बताता है उतने पॉइंट्स। लाइक उसने अगर एक ही सही बताया तो एक ही पॉइंट मिलेगा, अगर उसने 2 सही बताया तो 2 ही पॉइंट मिलेगा, और अगर उसने तीनों सही बताया तो उसको पूरे कंप्लीट 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो होता है वो 8 पॉइंट्स का होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट्स है। पॉइंट टू अ पेंसिल एंड आस्क द पर्सन टू नेम दिस ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाना है। लाइक सपोज करो कि आपने पेंसिल दिखाई। अब पेंसिल को दिखा के आपको कुछ नहीं बोलना, आपको सिर्फ ये उसको दिखाना है कि ये क्या है।
अब पेशेंट उस चीज़ को आंसर करेगा कि वो क्या है। अगर वो पेंसिल को पेंसिल ही बताता है कि दैट मीन्स उसको 1 पॉइंट आप वहाँ पे दे सकते हैं। अगर वो नहीं बता पाता दैट मीन्स उसका जो लैंग्वेज है वहाँ पे गड़बड़ है, वो आपको 0 पॉइंट, वहाँ आपको 0 पॉइंट देना है। इसी तरीके से आप उसको रिस्ट वॉच दिखाओ, तो रिस्ट वॉच दिखाने के बाद आप उससे पूछो कि ये क्या है, तो अगर वो बता देता है कि हाँ ये हाथ घड़ी है या ये रिस्ट वॉच है, तो मीन्स एक और पॉइंट मिलेगा। तो ये ओवरऑल 2 पॉइंट्स का होता है। 8 में से भी यहाँ पे डिवाइडेशन है, तो सबसे पहले 8 में से जो पॉइंट मिलेंगे वो 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट आपने 2 चीज़ें दिखाई, पहली दिखाई पेंसिल, दूसरी दिखाई आपने वॉच, तो दोनों अगर वो चीज़ सही बता देता दैट मीन्स 2 पॉइंट, दोनों में से एक ही बता पाता है दैट मीन्स 1 पॉइंट, और दोनों ही नहीं बता पाता तो 0, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे गिव द पर्सन अ पीस ऑफ ब्लैंक पेपर एंड आस्क देम टू फॉलो 3 स्टेज कमांड। यहाँ पे आपको 3 स्टेज कमांड करवाना है। कैसे करवाना है, आपको एक प्लेन पेपर लेना है, आपको उसको हाफ में फोल्ड करना है, उसको वापस से टेबल पे रख देना है। यही चीज़ आपको पेशेंट को करने को बोलेंगे। ये 3 स्टेज कमांड होते हैं, यानी कि आपने 3 स्टेप किया। आपने 3 स्टेप किया कि पहला स्टेप क्या था, आपने पेपर को हाथ में उठाया। दूसरा स्टेप क्या किया आपने कि आपने पेपर को हाफ में फोल्ड किया। और तीसरा स्टेप आपने क्या किया, पेपर को वापस से टेबल पे रख दिया। यही 3 स्टेप आपको पेशेंट को करने के लिए बोलने हैं। अगर पेशेंट सही तरीके से इनको कर लेता है, पेशेंट पहला स्टेप हाथ में पेपर लेता है, फिर सेकंड स्टेप उसको हाफ में फोल्ड करता है, और तीसरा स्टेप कि उसको वापस से टेबल पे रख देता है। दैट मीन्स कि पेशेंट ने जो 3 स्टेज कमांड है उसको कंप्लीटली फॉलो किया। अगर उसमें से वो कुछ भी गड़बड़ करता है तो उसने आपको नंबर उसमें से काट लेने हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करवाना है, एक पेपर पे, एक ब्लैंक पेपर पे आपको बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स के अंदर, लार्ज लेटर्स के अंदर लिखना है क्लोज योर, यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है, आप स्लाइड में देख सकते हैं। अपने कैपिटल लेटर्स में लिखा क्लोज योर आईज। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं कहना है, आपने जो पेपर पे लिखा है वो आपको पेशेंट को दिखाना है और पेशेंट से बोलना है कि मैंने पेपर पे क्या लिखा है उसको फॉलो करो। आपने लिखा था क्लोज योर आईज, अब उसको पढ़ने के बाद पेशेंट उसको फॉलो करता है या नहीं करता है, आपको उसके लिए उसको 1 पॉइंट देना है। अगर उसने फॉलो किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, दैट मीन्स उसने आपके कमांड को फॉलो किया और उसको 1 पॉइंट मिल गया। लेकिन जो आपने लिखा है अगर उसने उसको फॉलो नहीं किया, आप उसको वहां पे 0 पॉइंट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आस्क द इंडिविजुअल टू राइट अ सेंटेंस ऑफ हिज चॉइस ऑन अ ब्लैंक पेपर। द सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड मस्ट मेक सेंस। आपको पेशेंट को एक ब्लैंक पेपर देना है, पेशेंट को बोलना है कि आप अपनी चॉइस का कोई भी सेंटेंस लिखो, और उस सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और उसका कोई मतलब होना चाहिए। तो अगर वो कोई भी सेंटेंस मीनिंग वाला उस पर लिख देता है दैट मीन्स उसको आप वहाँ पे 1 पॉइंट दे देंगे। यहाँ पे आपको ग्रामर वगैरह कुछ भी चेक नहीं करना है, पंचुएशन मार्क्स कुछ भी चेक नहीं करने कि उसने फुल स्टॉप लगाया या नहीं लगाया, या उसने हाइफन लगाया या नहीं लगाया। आपको जस्ट क्या करना है, आपको बस एक सेंटेंस, उसको सिंपल सेंटेंस लिखने को बोलना है, और उसका बस कोई मतलब होना चाहिए, यानी कि उसका कोई सेंस निकलना चाहिए। तो अगर वो ऐसा कोई सेंटेंस आपको लिख के दे देता है जिसका कोई सेंस निकल रहा है, लाइक उसने लिखा मैंने आज रात को ये खाया, तो इसका सेंस निकल रहा है, तो आप उसको वहाँ पे 1 पॉइंट दे सकते हैं। अगर वो कुछ भी रैंडमली लिखता है, कुछ भी उल्टा सीधा लिखता है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, आपको वहाँ पे 0 देना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आप जो करवाओगे वो करवाओगे, ये जो आप इमेज देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर अपने मॉनिटर पे, इसको आपको कॉपी करने के लिए बोलना है पेशेंट को। तो ये 2 हेक्सागन है, सॉरी 2 पेंटागन्स हैं, इन पेंटागन्स को एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बनाने को बोलना है। आपको पेशेंट के सामने ड्रॉ करना है 2 पेंटागन्स, और पेशेंट को आपको बोलना है कि जैसे सेम मैंने बनाए हैं वैसे ही सेम आपको भी बनाने हैं। तो पेशेंट अगर वैसे ही सेम बना देता है दैट मीन्स आपको 1 पॉइंट देना है, और अगर वो नहीं बना पाता है तो आपको वहाँ पे उसको क्या करना है, 0 पॉइंट देना है। तो इस तरीके से 30 में से उसको जितने भी पॉइंट्स मिले हैं, आपको टोटल पॉइंट्स को कैलकुलेट करके और आपको एक रिजल्ट निकालना है। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे रिजल्ट दे रखा है। अगर 30 में से 24 पॉइंट पेशेंट ने स्कोर किए दैट मीन्स उसका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो कैसा है, नॉर्मल लेवल का है। अगर उसने 30 में से सिर्फ 9 या 9 से कम पॉइंट स्कोर किए तो दैट मीन्स उसका जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो किस लेवल का है, वो सीवियर लेवल का है। अगर
30 में से उसके 10 से 18 के बीच में ही पॉइंट आए हैं, तो उसका जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो कौन से लेवल का है, वो मॉडरेट लेवल का है। और अगर उसके 30 में से 19 या 23, 19 से 23 के बीच में नंबर आए हैं, 19 से 23 के बीच में उसने स्कोर किया है, तो उसको माइल्ड है इम्पेयरमेंट है। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट अपना देना है कि पेशेंट को कौन से लेवल का, अकॉर्डिंग टू द स्कोर, कौन से लेवल का कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। अगर 24 नंबर आए दैट मीन 24 या 24 से ऊपर नंबर आए हैं उसके, तो उसका नॉर्मल है बिल्कुल। अगर 19 से 23 के बीच में अगर उसने स्कोर किया है तो उसका माइल्ड है। अगर 10 से 18 के बीच में उसने स्कोर किया है तो उसका मॉडरेट है। 9 या 9 से कम अगर उसने स्कोर किया है तो उसका सीवियर टाइप का कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। तो ये था आपका मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी ठीक तरीके से समझ में आया होगा, और मिनी मेंटल स्टेटस भी आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा जो मिनी मेंटल स्टेटस के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड दिस इज इससे रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे बना सकते हैं, हु डेवलप्ड MMSE। तो यहाँ पे जो आंसर है वो फॉलेस्टिन है, जो कि मैंने स्लाइड नंबर 30 में आपको बताया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, यूनिट 3 जो कि असेसमेंट वाली हमारी यूनिट थी। और इसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।